morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, in our 5th class we will do exercise, and in exercise we will do today question number 4th of chapter 12. Okay, so let's get start. Students, we will do remaining exercise of chapter 12 on page number 132. So let's start. 4th question, complete the concept map. ये मैप आपको कंप्लीट करना है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, टाइप लिखने हैं पोल्यूशन के. तो आपने 4 टाइप के पोल्यूशन पढ़े हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. उसके बाद यहाँ पे राइट करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें इनकी डिफाइन यहाँ पे राइट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, विच वन इज नॉट ए रीजन फॉर पोल्यूशन. इसमें से आपको बताना है कौन सा रीजन पोल्यूशन का नहीं है. पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स, अगर हम पोल्यूशन चेक करा लेते हैं व्हीकल्स में, ये रीजन नहीं है पोल्यूशन होने का. ओके, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ कोज ऑफ एयर पोल्यूशन. इसमें से बताना है एयर पोल्यूशन का कौन सा कोज नहीं है, किसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है. तो किसकी वजह से नहीं होता, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता. ओके, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर पोल्यूशन विल इंक्रीज इफ. एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है अगर, कब होगा इंक्रीज, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री शुड बी सेटअप नियर द सिटी एंड टाउन. जो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज हैं, अगर वो सिटी और टाउन के पास ही लगाई जाएंगी, वहीं पास में ही सेट किया जाएगा उनको, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ रीज़न फॉर वाटर पोल्यूशन. इसमें से आपको बताना है वाटर पोल्यूशन का रीज़न कौन सा नहीं है. सो स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है वो किसका रीज़न नहीं है, वाटर पोल्यूशन का. किसका रीज़न है ये, एयर पोल्यूशन का. ओके, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड डू दिस टू स्टॉप नॉइस पोल्यूशन. कौन सी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए. तो क्या करना चाहिए हमें, होंक ओनली व्हेन इट इज़ अर्जेंट. हमें हॉर्न को कब बजाना चाहिए, जब अर्जेंट हो, ज़रूरी हो, ऐसे ही नहीं होंक करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. Now students, we will do question answer of this chapter. In our previous video we have completed our question number 1st and 2nd, and today we will do question number 3rd. Write down the 4 ways in which we can prevent air pollution. आपको ऐसे 4 ways लिखने हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हो, एयर पोल्यूशन से आप बच सकते हो. फर्स्ट क्या कर सकते हो, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं. सेकंड, यूज़ कारपूल्स, कारपूल का यूज़ करके. थर्ड, यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके. फोर्थ इज गेट द व्हीकल्स चेक फॉर पोल्यूशन ऑन अ रेगुलर बेसिस. These are 4 points of prevent air pollution. First is plant more trees, use carpool, use public mode of transportation. Fourth is get the vehicles check for pollution on a regular basis. Okay students. Next question, 4th is mention the 3 ways in which we can prevent noise pollution. आपको 3 ways बताने हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, noise pollution से prevent कर सकते हो. First is do not honk unnecessarily on the road. आपको क्या नहीं करना चाहिए, बेवजह जो honking करते हो, हॉर्न जो बजाते हैं रोड पे, वो नहीं करना चाहिए. जब अर्जेंट हो, ज़रूरी हो, तभी आपको होंकिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ डू नॉट होंक व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड. अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो आप होंक नहीं करोगे. वेट फॉर द अदर व्हीकल्स, आप क्या करोगे उस टाइम, दूसरे व्हीकल का वेट करोगे बिफोर यू टू मूव, अपने जाने से पहले.
थर्ड इज डू नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूजिक, क्या नहीं करना चाहिए, लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करते। इट नोट ओनली डिस्टर्ब अदर्स, ये क्या नहीं करता, दूसरों को ही परेशान नहीं करता बल्कि क्या करता है, बट हार्मफुल टू द ईयर्स टू, ये जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, उसके लिए भी हार्मफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज डू नॉट होंक अननेसेसरली ऑन द रोड, do not honk when traffic light is red, wait for the other vehicles before you to move. Do not play very loud music, it not only disturbs other but harmful to the ears too. Okay students, and last question is complete the given sequence, इस sequence को complete करना है। sources of water pollution, water pollution के sources industrial waste and plastic, causes of water pollution oil spill, garbage, steps to prevent water pollution, use water wisely. Okay students, so today our 12th chapter is completed. You will write all questions in your fair notebook of science and learn also. Okay, thank you, have a good day. Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 5th class from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 17. It is types of breeze. In this chapter we have given the names of different breeze in our world. हमारे वर्ल्ड से, हमारे पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से हमारे चैप्टर में डिफरेंट ब्रीज के नेम गिवन हैं। स्टूडेंट्स, उनको हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट our 17th chapter, types of breeze. Advancement in technology developed various road as well as bridges also to pass river, canal, bay, etc. स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी है दिन पर दिन तरक्की कर रही है, दिन पर दिन विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या बनाया है, रोड्स एज वेल एज ब्रिज, रोड्स बनाए हैं डिफरेंट्स, और उसके साथ साथ ब्रिज बनाए हैं ताकि हम रिवर को, कैनल वगैरह, बे है जो हमारा, जो भी वाटर बॉडीज हैं, उनको इजीली क्रॉस कर सकें। दीज ब्रिज मेड आवर जर्नी सिंपलर एंड सेफर। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रिज हैं इनकी हेल्प, ये हमारी जर्नी को, हमारी यात्रा को कैसा बनाते हैं, आसान और सेफर मीन्स सेफ्टी के साथ जब हम क्रॉस कर सकते हैं कोई भी चीज़, इसलिए ये हमारे ब्रिज हैं, ये बनाए गए हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ कॉमनली सीन ब्रिज। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ब्रिज बन चुके हैं, उनके नेम आज हम पढ़ेंगे और उनकी पिक्चर्स को देखेंगे। फर्स्ट वन जो हमारी पिक्चर गिवन है, फर्स्ट पिक्चर गिवन इन आवर चैप्टर इज, आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर, इट इज स्ट्रेस्ड रिबन। स्ट्रेस्ड रिबन की ब्रिज की हमारे पास पिक्चर गिवन है। सेकंड ब्रिज जो हमारा है वो है साइड स्पेयर केबल स्टेड। ये हमारा ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर में। सेकंड ब्रिज जो हमारी सेकंड पिक्चर है वो किसकी है, साइड स्पेयर केबल स्टेड। थर्ड वन इज ट्यूबुलर ब्रिज। जो हमारी थर्ड पिक्चर गिवन है वो किसकी है, ट्यूबुलर ब्रिज की। फोर्थ पिक्चर गिवन टू अस इन आवर चैप्टर इज सिंपल सस्पेंशन। नेक्स्ट वन इज, आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है, हमारी नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारे चैप्टर में देख सकते हैं आप, एक ब्रिज की पिक्चर गिवन है, ट्रस ब्रिज। इट इज ट्रस ब्रिज। इन आवर चैप्टर नेक्स्ट पिक्चर गिवन टू अस इज ट्रेसल ब्रिज। जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर के अंदर वो कौन से ब्रिज की है, उसका नाम क्या है, ट्रेसल ब्रिज। नाउ नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट पिक्चर गिवन टू अस इज ग्राइडर ब्रिज। नेक्स्ट पिक्चर जो हमारी है उसका नाम क्या है, उस ब्रिज का, ग्राइडर ब्रिज। नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ब्रिज इज आर्च ब्रिज। इट इज आर्च ब्रिज। नेक्स्ट वन इज ट्रस आर्च ब्रिज। I repeat, truss or arch bridge. Now नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारे चैप्टर में वो किस चीज़ की पिक्चर है, एक ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वाटर बॉडी भी है, हमारी रिवर है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये कौन सा है, मूवेबल ब्रिज, मूवेबल ब्रिज। नेक्स्ट इज सेगमेंटल ब्रिज। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर में, इट इज प्लेट ग्राइंडर ब्रिज, प्लेट ग्राइंडर ब्रिज। नाउ नेक्स्ट वन इज, जो हमारे चैप्टर में नेक्स्ट पिक्चर दी गई है ब्रिज की, वो क्या है, फ्लाईओवर ब्रिज। इट इज फ्लाईओवर ब्रिज। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हैं ब्रिज है। इट इज कंप्रेशन और सस्पेंडेड डेक ब्रिज। इस ब्रिज का क्या नाम है, कंप्रेशन और सस्पेंडेड डेक ब्रिज। नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन ब्रिज। नेक्स्ट पिक्चर कौन से ब्रिज की है, सस्पेंशन ब्रिज की। नेक्स्ट पिक्चर गिवन इन आवर चैप्टर इज कैंटिलीवर स्पेयर केबल स्टेड। नेक्स्ट पिक्चर गिवन इन आवर चैप्टर, ये कौन सा ब्रिज है, केबल स्टेड ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज। नेक्स्ट वन इज, जो हमारा ब्रिज है वो कौन सा है, बॉक्स ग्राइडर ब्रिज, बॉक्स ग्राइडर ब्रिज। नाउ इट इज बीम ब्रिज। ये कौन सा ब्रिज है, बीम ब्रिज। एंड लास्ट वन इज, जो हमारा लास्ट ब्रिज है वो है बेम्बन ब्रिज। जो हमारा लास्ट ब्रिज है हमारे चैप्टर में वो क्या है, बेम्बन ब्रिज। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ ब्रिज। हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं ब्रिज के हमारे चैप्टर नंबर 17 में। स्टूडेंट्स, आपको ये रीड आउट करना है चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर 17। थैंक यू स्टूडेंट्स। Student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 7 chapters question answer. And now in this class, we will start our chapter 8, Views of Gulliver. इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। So let's start. Gulliver was a physician. Gulliver क्या था, एक फिजिशियन था। बट ही लुक ग्रेट इंटरेस्ट इन शेलिंग। शेलिंग का मतलब होता है नौकायान। लेकिन उसकी ज़्यादा रुचि किस में थी, नौकायान में थी। ही वॉज ब्रेव एंड एडवेंचरस। वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और साहसी था। वंस वैन ही वॉज सेलिंग। एक दिन जब वह नौकायान कर रहा था, द वेदर गोट रफ एंड स्टॉर्मी। रफ मतलब असभ्य और स्टॉर्मी का मतलब तूफानी। तो वेदर क्या हो गई, मौसम थोड़ा सा तूफानी हो गया। आफ्टर लॉन्ग द शिप डैश्ड अगेंस्ट द रॉक। और ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने से शिप के अगेंस्ट, शिप के विरुद्ध हवाएं चलने लगी। एंड द शिप वाज ब्रोकन टू पीसेस। पीसेस का मतलब धराशायी। जो शिप है वो क्या हो गई, धराशायी हो गई। गुलिवर केम आउट ऑफ द शिप एंड स्टेप्ड ऑन अ रॉकी ड्राई लैंड। गुलिवर उस शिप से बाहर निकल गया और एक सूखी ज़मीन पर गिर गया। एट वन ग्रेजी स्पॉट। ग्रेजी का मतलब हरा। ही फेल इनटू डीप स्लिप।
डीप स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, और वह गहरी नींद में वहाँ पर सो गया। इन शॉर्ट वाइल 40 dwarfs who were 6 inches in height set small ladders against Gulliver's sides. इन शॉर्ट्स वाइल, उस टाइम 40 ड्रॉप्स 40 ड्रॉप्स आए जिनकी हाइट क्या थी, 6 इंच हाइट थी, एंड उनकी हाइट सेट थी, स्मॉल लीडर्स थी, और गुलीवर के अगेंस्ट साइड्स में खड़े थे। दे क्लेम्ड ऑन हिम, उन्होंने गुलीवर को क्या किया, क्लेम्ड किया, पकड़ा। एंड मूव्ड टुवार्ड्स हिज चेन, एंड उसके पूरे बॉडी पे क्या लगा दी, चेन्स लगा दी। वन नोटेड टेकल गुलीवर्स नोज विद हिज लिटिल स्वार्ड का मतलब तलवार। एक छोटे से नोटी व्यक्ति ने क्या किया, गुलीवर की नोज में अपनी तलवार डाल दी। एज अ रिजल्ट ही स्नीज्ड विद सच अ बैंग दैट ऑल द 40 रैन बैक इन अ हरी। स्नीज्ड का मतलब छींक। इसका रिजल्ट क्या निकला कि गुलीवर को छींक आई और 40 के 40 छोटे छोटे व्यक्ति थे वो सारे बैक हो गए, वापस चले गए। सम ऑफ दैम इवन फेल डाउन एंड हर्ट देमसेल्व्स पैडलिंग। फिर गुलीवर ने फील किया कि उसको बहुत ही बुरे तरीके से बांधा हुआ है। दे वर सो अफ्रेड दैट दे स्टार्टेड शूटिंग अराउज एट हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस इन ऑर्डर टू डिफेंड देमसेल्व्स। और जो वो छोटे छोटे पीपल थे वो लास्ट में क्या करने लगे, उसके ऊपर शूटिंग करने लगे। लेकिन गुलीवर इतना बड़ा था कि वो छोटे छोटे पीपल की शूटिंग उसको बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, उसके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। These arrows seemed like a little needle coming towards him. Arrows मतलब तीर। उनके जो तीर थे वो कैसे लग रहे थे, बिल्कुल छोटी छोटी सुइयों के बराबर लग रहे थे। Anyhow, Gulliver could break some of the strings. तब गुलीवर उनके इन तलवारों को क्या कर सकता था, तोड़ सकता था आसानी से। He was tied with, now his hands were free. और उसने जो छोटे सी चैन से उसके हाथ वगैरह ये बांधे गए थे, उसने थोड़ा सा साहस किया और उसके हैंड्स फ्री हो गए। He signaled them to come close, और मैं उनके पास आने लगा। And waved his hand, और उसने अपना हैंड आगे बढ़ाया। To express friendly gesture का मतलब इशारा, और दोस्ती का इशारा करते हुए। Some bold little man came forward and talked to Gulliver. कुछ bold little man आए और उसकी गुलीवर की तरफ आए और उससे बात करने लगे। He requested them to bring some food. गुलीवर ने उन्हें क्या कहा कि उसे कुछ फूड चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर, पानी चाहिए। Now the Lilliputians were quite friendly towards him. और अब वो दोनों क्या हो गए, छोटे पीपल्स और वो गुलीवर क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए। The good friendly gesture of Gulliver relaxed them a lot. उन्होंने गुलीवर को काफ़ी रिलैक्सेबल फील करवाया। इन वेरी शॉर्ट टाइम, और थोड़े से ही समय में। दे बोथ मैनी लॉज ऑफ ब्रेड एंड ड्रम्स ऑफ वाटर फॉर हिम, और बिल्कुल थोड़े ही समय में वो काफ़ी सारे ब्रेड्स के टुकड़े लाए और वाटर की ड्रम्स लेकर आए। हंग्री गुलीवर एट अप hundreds of loaves and drunk drums of water in a matter of seconds. वो सेकेंडों के हिसाब से 100 ब्रेड के लॉव्स खा गया और पानी के ड्रम पी गया। गुलीवर नाउ वाज फास्ट एस्लीप अगेन, और गुलीवर को क्या दोबारा नींद आने लगी और दोबारा सो गया। द लिटिल पीपल मेड अ बिग कैरेज टू कैरी हिम टू देयर किंग, और वो छोटे छोटे पीपल ने एक बहुत बड़ी गाड़ी ली उसको उठाने के लिए, किंग के पास ले जाने के लिए। इट वॉज मेड ऑफ वुड बाय 5
500 कारपेंटर्स, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? 500 कारपेंटर्स के द्वारा बनाई गई थी। एंड 900 सोल्जर्स पुट गुलिवर ऑन इन, और 900 सैनिकों ने उसे उस कैरेज में डाला था। दिस कैरेज वाज बीइंग पुल्ड बाय द 1500 टीनी हॉर्सेस, और 1500 छोटे छोटे हॉर्सेस के द्वारा उसको खींचा गया था। ईच ऑफ गुलिवर लैग्स वेयर टाइड विथ 91 चेन्स, और उसमें 91 चेन्स लगाई गई थी बांधने के लिए, सो दैट ही माइट नॉट रन अवे, ताकि वह भागकर ना जा सके। ऑन ईच साइड गार्ड्स रोड एंड हॉर्सेस विद बॉस एंड अरोज, और उसके साइड्स क्या थे? गार्ड्स वगैरह थे उसकी सुरक्षा के लिए। वैन गुलिवर वाज बोथ इन द सिटी, जब गुलिवर को सिटी में ले जाया गया। द किंग ऑलमोस्ट द होल पॉपुलेशन कम टू सी दिस जेंट, और वो गुलिवर था वो किसकी तरह लग रहा था? एक राक्षस की तरह लग रहा था, और उनके राज्यों में वो बिल्कुल नया था। तो काफ़ी सारे पीपल्स, छोटे छोटे पीपल्स आए थे उसको देखने के लिए। ऑल वर ट्रेम्बलिंग विद फियर इफ़ द मॉन्स्टर वुड ईट दैम अप, और सभी क्या हुए थे? उस मॉन्स्टर से डरे हुए थे कि यदि वो हमें खा गया, या इस चीज़ से क्या थे? वो ट्रेम्बलिंग थे, डरे हुए थे। एंड सो स्टूडेंट्स, our first part of reading of this chapter is complete, and this reading revise in your book. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 8, the environment. जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, या जो चारों ओर जो भी चीज़ें विद्यमान है वो सारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? एनवायरनमेंट के अंदर. So dear students, the environment chapter number 8, today we will read. So let's we start. In our previous class we read about the two spheres, lithospheres and hydrosphere. Today we will read atmosphere and biosphere. So atmosphere, the blanket of air that surrounded the earth is called atmosphere. जो हमारी अर्थ है उसको एयर द्वारा चारों ओर से घेरा गया है, वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है. नेक्स्ट है, the air is a mixture of a number of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide and water vapors in various proportions. क्या है? जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है, कई गैसेज उसके अंदर विद्यमान है. कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. जो वाटर के वेपर्स होते हैं, भाप, वो, एंड वेरियस प्रोपोर्शंस, जो बहुत सारी मात्रा में विद्यमान है. इट मेनली इंक्लूड नाइट्रोजन विच इज़ 78% एंड ऑक्सीजन विच इज़ 21%. इसके अंदर मेनली कौन सी गैस इंक्लूड है? नाइट्रोजन इन 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%. द अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अदर रेयर गैसेज लाइक आर्गन, क्रिप्टन एंड हीलियम आर फाउंड इन ट्रेसिज. क्या है? जो ये अदर गैसेज हैं उनके अंदर जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, एंड और रेयर गैसेज आर्गन, क्रिप्टन एंड हीलियम आर फाउंड इन ट्रेंसीज. यानी कि ये गैसें भी इसके अंदर खोजी गई हैं. मेनली कौन कौन सी गैस है इसके अंदर? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके बाद जो बचे हुए % है उनके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम आदि. ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस फॉर द सर्वाइवल. जो ऑक्सीजन है वो जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस है. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड. जो प्लांट्स हैं वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड
ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो लिविंग थिंग्स है, जीवित जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या करती हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेती हैं और छोड़ती कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस के द्वारा ऑक्सीजन वो अपने अंदर लेती हैं लिविंग थिंग्स और बाहर कौन सी गैस छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट। जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस क्रिया करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भोजन बनाने के लिए प्लांट्स यूज करते हैं। उसमें कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस को। Water vapors present in the atmosphere help is controlling the temperature of the place and also cause rainfall। जो वाटर वेपर्स विद्यमान होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर के जो छोटी छोटी बूंदें विद्यमान होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो हेल्प करती हैं किसी भी स्थान के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और इसी के कारण ही बारिश होती है। ये जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में विद्यमान होते हैं इन्हीं के कारण बारिश होती है, रेनफॉल होता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रिवेंट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम एंटायरिंग द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है ये हमें जो सन से आने वाली जो हानिकारक रेज है, हार्मफुल जो रेज है, उनसे कंप्लीट अर्थ को बचाता है एटमॉस्फेयर। दस इट ऑल्सो एक्ट ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अस। ये इसीलिए हमारे लिए एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। प्रोटेक्टिव शील्ड का मतलब होता है रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, ढाल के रूप में कार्य करता है। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। बेटा ये जो 5 लेयर्स हैं ये एक डायग्राम के द्वारा हमें दिखाई गई हैं। सबसे पहले लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये लेयर्स हमारी जो एटमॉस्फेयर में उनका डायग्राम है। सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है अर्थ के पास, ट्रोपोस्फेयर। इसके अंदर सारे जो जीवित तत्व हैं वो रहते हैं, जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं या फिर पीपल्स जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जो फ्लाइट वगैरह फ्लाई करती हैं। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, मतलब बहिर्मंडल, जो सबसे बाहर का मंडल होता है वो। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर विद क्लाउड एंड ऑल द वेदर ऑक्यूरेंस। जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे लोएस्ट लेयर है, सबसे नीचे की लेयर है। इसके अंदर क्लाउड पाए जाते हैं और वेदर की जितनी भी घटनाएं होती हैं, ओकरेंस हैं, जितने भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी किस में घटित होती है, ट्रोपोस्फेयर में। एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लिमिट वेयर द एटमॉस्फेयर मर्ज इनटू स्पेस। एक्सोस्फेयर जो है वो सबसे बाहर की, सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, जहाँ पर इसकी लिमिट कहाँ तक है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर जाकर मिलता है किसमें, स्पेस में, अंतरिक्ष में जाकर मिलता है। द रेडिएशन फ्रॉम द सन कंसिस्ट ऑफ वेरी इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेज। जो सन की रेडिएशन है वो क्या करती हैं, हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज है सन की वो बहुत मतलब इंस्टेंस होती हैं, बहुत तेज होती हैं। सच स्ट्रॉन्ग रेज आर हार्मफुल फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। ये जो रेज हैं, स्ट्रॉन्ग रेज, ये पावरफुल जो रेज हैं, ये हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर पाए जाते हैं, जितने भी जीवित तत्व हैं उनके लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ब्लॉक ए लार्ज partition of ultraviolet rays and bounce them back into the space। जो ये जो रेज हैं इनको ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के अंदर जो विद्यमान है वो क्या करती है, बहुत बड़े पोर्शन को, अल्ट्रावायलेट रेज के बहुत बड़े हिस्से को रोकती है और वापस स्पेस में धकेल देती है। बाउंस देम बैक इनटू स्पेस, स्पेस में धकेल देती है।
नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब होता है जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर का मीनिंग बेटा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों चीज़ें ओवरलैप करती हैं, जहाँ पर तीनों ही स्फीयर्स मिलते हैं, वो जो स्थान होता है वो क्या होता है, जैव मंडल होता है, वहाँ पर जीवन संभव होता है। जैसे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है ये किसका है, बायोस्फीयर। इसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों ही जहाँ पर ओवरलैप करते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये ओवरलैपिंग का ये एरिया किसका है, बायोस्फीयर का है, जैव मंडल का है। बायोस्फीयर, द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का वो एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित तत्व पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव विदाउट एयर, लैंड एंड वाटर। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं रह सकते हैं किसके बिना, एयर, वाटर और लैंड के बिना। द बायोस्फीयर इज द एरिया वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ओवरलैप टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट दैट सपोर्ट लाइफ। जो हमारा ये बायोस्फीयर है ये किससे मिलकर बना है, जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वो जो एरिया होता है वो प्रोवाइड करवाता है ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर जीवन संभव हो सके। द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। यानी कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, उनका आवास स्थान कहते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया functioning together as a unit with their environment make an ecosystem। जितने भी जो जीवित तत्व हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण में एक दूसरे के साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, और इस विशेष क्षेत्र में जो सभी जीवित चीज़ें हैं उनको वो क्या बनाती हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाती है। यानी कि एनवायरनमेंट में जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जीवित जो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके एनवायरनमेंट में वो एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी ए स्मॉल एज ए पडल एंड एज ए बिग फॉरेस्ट। यानी कि इकोसिस्टम है वो एक पानी की बूंद की तरह छोटा भी हो सकता है, एक पडल की तरह, मतलब छोटे छोटे पानी से भरे हुए जो गड्ढे होते हैं उनकी तरह एक छोटा भी हो सकता है, और बड़ा कितना हो सकता है, एक फॉरेस्ट जितना, एक जंगल जितना बड़ा भी हो सकता है। द बायोस्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम। बायोस्फीयर है उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, कई पारिस्थितिक तंत्र उसके अंदर विद्यमान होते हैं। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ मास इज मेड अप ऑफ द बायोस्फीयर। जो हमारी अर्थ है उसके पृथ्वी के द्रव्यमान का, मतलब हमारी अर्थ के द्रव्यमान का बहुत छोटा सा पार्ट है जो जीवमंडल को बनाता है, जिसमें बहुत छोटे पार्ट में जीवमंडल बनता है। So thank you students, I hope you understand in this chapter. You also read this chapter 2 times. Thank you. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 7.3. Now we start our next chapter, chapter number 9, simplification. In this chapter we have some rules. According to BODMAS rule, we have solved our question step by step. And BODMAS में B means bracket, O means of, D means division, M means multiplication and A means होता है addition, S means subtraction। बेटा जो हमारा B होता है, B का means हमारे पास बार भी होता है, हम इसको बार भी बोल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल बार दिया है तो हम सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही, तो हम उसको सोल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर हम मल्टीप्लीकेशन, ऐड एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन। Okay dear student, as it is now we step by step we solve our question। and dear student, we have some rules also। अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो ये साइन रूल है, मल्टीप्लीकेशन में रूल अप्लाई होते हैं साइन के। अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो हमारा साइन आता है प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो आंसर आता है प्लस में। अगर मीन्स बेटा अगर
दो साइन एक जैसे हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो आंसर जो आएंगे वो माइनस में आएंगे। जैसे प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो आंसर भी माइनस में आएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आवर BODMAS रूल, बी मीन्स ब्रैकेट, बार भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में बार गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार को सोल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को। ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। एंड आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 20 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 18 डिवाइड बाई 7 माइनस 2 प्लस 1। और बेटा 7, 2 और 1 के ऊपर हमारे पास बार है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा BODMAS रूल है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल बार को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारे एज इट इज रहेगी, तो हमने लिखा 20 एज इट इज माइनस 18 एज इट इज, बार इसके ऊपर था तो हमने इसको सोल्व किया, 7 में से 2 माइनस किया 5, 5 में 1 प्लस किया 6, तो हमारा 6 आ गया, ब्रैकेट बंद। अब हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो 20 एज इट इज माइनस 18 को हमने 6 से डिवाइड किया, मीन्स हमें 6 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारा 17। ओके स्टूडेंट, अगर आप बेटा ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर जी, एंड अवर क्वेश्चन नंबर जी इज 45 प्लस, ये बेटा इसको ब्रैकेट बोलते हैं, बिग ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है। 25 प्लस ये मजली मतलब उससे स्मॉल ब्रैकेट है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर मजली ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट है वो भी बंद, प्लस मजली ब्रैकेट ये मीडियम ब्रैकेट बोल सकते हैं। जो हमारे देखिए बेटा जो हमारा ये साइन होता है ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, फिर ये जो साइन होता है ये हमारे पास मीडियम या मजली ब्रैकेट बोलते हैं, और ये जो साइन होता है ये स्मॉल ब्रैकेट का होता है। फिर हम इसके सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, फिर उसके बाद इसको ओपन करते हैं, लास्ट में बिग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। फिर नाउ मजली ब्रैकेट फिर से स्टार्ट, मीडियम ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 माइनस 18 डिवाइड बाई 6 माइनस 7। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में हमारे पास बार नहीं है, तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास 2 है, एक तो हमारे पास यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ है, तो आगे की जो डिजिट है एज इट इज हमने सब राइट कर दी है। 45 प्लस बिग ब्रैकेट 25 प्लस मजली ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट 8 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6। अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है, तो हम इसको सोल्यूशन करना है। तो 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जो 36, 36 में 4 प्लस किया 40, तो पूरी ब्रैकेट को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास 40 आ गया, आगे माइनस का साइन था वो एज इट इज, प्लस फिर मजली ब्रैकेट स्टार्ट थी तो 7 एज इट इज। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 18 डिवाइड बाई 6 माइनस 7। तो देखिए बेटा हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 18 को हमने 6 से डिवाइड किया 3, आगे माइनस का साइन था, साइन एज इट इज और माइनस 7। अब हमने 20 में देखो 20 में से आप 3 माइनस करेंगे 17 और 17 में से 7 माइनस करेंगे 10, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसके दोनों के साइन एक जैसे -3 और -7 दोनों को हम प्लस कर देंगे, -10 आगे 20 एज इट इज माइनस किया तो 10, और साइन किसका लगता है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। 20 हमारे पास बड़ा है और वो प्लस का साइन है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई क्यों था, क्योंकि 7 के बाद यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन था, इन सब का सोल्यूशन किया तो हमारे पास 10 आ गया था, तो हमने वो राइट कर दिया, फिर ब्रैकेट वगैरह बंद कर दिया हमने। फिर अब हमें ये जो मीडियम ब्रैकेट थी हमारी मजली ब्रैकेट इसको सोल्व करना है, तो 45 एज इट इज, बिग ब्रैकेट एज इट इज 25। अब देखिए बेटा इन सबको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 5 8 जा 40 प्लस 6 माइनस 40 एज इट इज प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 70। देखो बेटा एक 40 प्लस है एक माइनस है तो दोनों कट हो जाएंगे, जब प्लस और माइनस होती है साइन और डिजिट सेम होते हैं तो कट हो जाते हैं। अब 45 एज इट इज प्लस, अब इस ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है, तो 25 में हमने 6 को प्लस किया 31, और 31 में हमने 70 को प्लस किया तो 101। अब हमारे पास दो ही डिजिट बची 45 एंड प्लस 101, तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 146। एज इट इज डियर स्टूडेंट यू कैन डू योर रिमेनिंग पार्ट्स अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल। बेटा बहुत ही इजी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, बहुत ही इजी है। मैंने ए और जी पार्ट आपको करके दिखाया है, सारे भी इसी तरह से हैं, तो आप प्रैक्टिस करना बेटा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं और इजीली आप कर भी पाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं में प्रार्थना पत्र,
और हमारे प्रार्थना पत्र का विषय है साइकिल से गिरने पर चोट लग जाने के कारण प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे हेडिंग साइकिल से गिर जाने पर चोट लग जाने के कारण प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। आप लिखना शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 27 अगस्त 2020। विषय चोट लग जाने पर अवकाश के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि कल स्कूल से घर जाते समय मेरी साइकिल अचानक एक गड्ढे में चली गई, जिसके कारण साइकिल गिर गई और मेरे घुटनों में चोट लग गई। आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें ताकि मैं अपने घुटनों का इलाज करवा सकूं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम रजत। आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा 5th A, रोल नंबर 8। आपको अपने कक्षा रोल नंबर लिखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 27 अगस्त 2020। विषय चोट लग जाने पर अवकाश के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि कल स्कूल से घर जाते समय मेरी साइकिल अचानक एक गड्ढे में चली गई, जिसके कारण साइकिल गिर गई और मेरे घुटनों में चोट लग गई। आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें ताकि मैं अपने घुटनों का इलाज करवा सकूं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम अपना लिखना है यहाँ पर। कक्षा 5th A, रोल नंबर आपको अपने लिखने हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने प्रार्थना पत्र आपको करवाया है आज, सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।